कैसे आप सब? मस्त, बढ़िया। आइए देखते हैं। क्लास नाइन्थ का साइंस है, ठीक है। अभी हमारा कहना ये है आप लोगों से, अभी पढ़ लो यारो, अभी पढ़ लो यारो, यह वह धन है जो कभी छीनी नहीं जा सकती या चुराई नहीं जा सकती, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप लोग। चलिए हम लोग आज प्रश्न करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉरी, तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे ये आपस में कण हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए गति कर रहे हैं, तो इन दोनों इसे गति कर रहे हैं, तो इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से मान लीजिए इस पर तापमान हीट कर दिया गर्म कर दिया जाए, तो कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये कोई कण हो गया, इसको हीट किया गया, हीट करने पर इन कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ए, आप गति तेज हो जाती है, गति धीमी हो जाती है, गति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन को आप देखते चलिए, हम बताते हैं, ठीक है। जब कणों का तापमान जब बढ़ जाता है, ठीक है, जब तापमान बढ़ा दिया जाता है तो कणों का गति जो है क्या हो जाता है? तेजी हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे पदार्थ के कणों के बीच, ये कोई पदार्थ हो गया, इसमें बीच हैं एक आकर्षण बल कार्य करता है, इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है? कह रहा है कणों को एक साथ रखना, कणों को दूर दूर रखना, एक और दोनों सही, मतलब ये कणों को एक साथ रखना, कणों को दूर दूर रखना, दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है कणों को एक साथ रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से ठोस के उदाहरण हैं? इनमें से कौन से ठोस के उदाहरण हैं? कौन है? किताब, लकड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, एक और दो दोनों। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? देखिए ये किताब हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा, एक और दो दोनों, ठीक है। अब कहता है कि ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं? कह रहा है ठोस की क्या विशेषताएं होती हैं? ठोस की निश्चित आकार होता है, स्थिर आयतन होता है, एक और दोनों, यानी निश्चित आकार और आयतन दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? राइट आंसर ये अपना हो जाएगा राइट आंसर 3, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं? द्रव की क्या विशेषताएं होती हैं? निश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार होता है, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ये निश्चित आकार होता है, अनिश्चित आकार दोनों हो सकता है। द्रव जो है ये निश्चित आकार भी हो सकता है और अनिश्चित आकार भी हो सकता है। इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जलचर का प्राणी मतलब जो जल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जल में। जलचर प्राणी जो है कहाँ मिलते हैं? जलचर प्राणी, जलचर मतलब होता है जो जल में रहते हैं। ठीक है। वो प्राणी वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? भाई जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? जल में घुलनशील ऑक्सीजन से, या वायु में घुलनशील ऑक्सीजन से, 1 और 2 दोनों से, या पेड़ पौधों से। किससे लेते हैं? देखिए, जब जलचर हैं तो जल से ही आप अनुमान लगाइएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण की दर सबसे अधिक किस में होती है? विसरण की दर जो है सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, या इनमें से किसी में नहीं होती है? विसरण की दर जो है, जो कण जो बहुत तेज चलते हैं उसे विसरण कहते हैं। सुनिए, विसरण जो है किस में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। गैस में विसरण की दर सबसे अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे घरों में भोजन बनाने में किस गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? किस गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। एलपीजी, इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी देखिए मैंने इसका आंसर बता दिया था आपको। अभी कहता है क्वेश्चन, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिथियम पेट्रोलियम गैस, लेस पेट्रोलियम, और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। कौन सा है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस उपयोगी है? वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैसें उपयोगी हैं? एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्लीट प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संघनन प्राकृतिक गैस, कंप्लीट नेचर गैस। हमारा राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर 2, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में रह सकता है? आपको ये बताना है, जल कौन कौन सी अवस्थाओं में रह सकता है? ठोस, द्रव, गैस, या उपरोक्त सभी? तो जल जो है हर किसी अवस्थाओं में रह सकता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त यानी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है? ठीक है। किस में हो जाता है? किस वजह से हो जाता है परिवर्तित? तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर
द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है? गतिज ऊर्जा बढ़ने पर, गतिज ऊर्जा कम होने पर, वशीकरण होने पर, या संक्षेपण होने पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा बढ़ने पर बर्फ पिघलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह क्या कहलाता है? बताइए। गलनांक कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है कि हिमांक कहलाता है? क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा गलनांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? कह रहा है बर्फ का गलनांक कितना होता है? 278 के होता है, 278 होता है, 280 होता है कि 273 होता है कि 270 होता है? कितना होता है? 273। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न संलग्न किसे कहते हैं? संलग्न किसे कहते हैं बताइए। ठोस से द्रव में परिवर्तन को संलग्न कहते हैं कि द्रव से ठोस में परिवर्तन, या ठोस से गैस में परिवर्तन, या द्रव से गैस में परिवर्तन किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ठोस से द्रव में परिवर्तन को संलग्न कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? ठोस से गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा रहता है? समान रहता है, असमान रहता है, कम रहता है या ज़्यादा रहता है? दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समान होता है। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कितना होता है? समान रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, आइए पढ़ते हैं परमाणु और अणु से संबंधित एमसीक्यू। दोस्तों, हम आपको कराएंगे, देखिए, हर विषय से कुछ न कुछ आपको एमसीक्यू कराएंगे ताकि आपके परीक्षाओं में, होने वाले परीक्षाओं में जो भी एमसीक्यू आते हैं उसमें आपको लाभ मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि द्रव को विभाजित करते जाएं, देखिए फिजिक्स का है ये, क्या है? फिजिक्स। ठीक है, क्या है? फिजिक्स। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यदि द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण अविभाजित और विभाजित नहीं होंगे। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव महर्ष कनाड ने दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था, ल्यूसिपस ने दिया था, या उपरोक्त सभी ने दिया था? किसने दिया था? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महर्ष कनाड
डेमोक्रिटस, ल्यूसिफस, इन सभी ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महज कणाद और अभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया था? महर्ष कणाद और अभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या नाम दिया था? अणु दिया था, परमाणु दिया था, या अणु या परमाणु दोनों दिया था, या इनमें से कोई नहीं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, अणु और परमाणु दोनों नाम दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता, द्रव्य का विनाश नहीं हो सकता, द्रव्यमान का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 व 1 और 2 सही। क्या हो सकता है? हाँ जी, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द्रव्यमान का सृजन नहीं हो सकता है, द्रव्यमान को विनाश भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यौगिक जल यानी H2O, यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? यौगिक जल में यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? देखिए दोस्तों, अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात। ठीक है, क्या पूछा है? अनुपात। क्या अनुपात होता है? 1:8, 1:16, 2:1, 1:2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:8। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वैज्ञानिक डाल्टन ने अणु सिद्धांत दिया था, कि परमाणु सिद्धांत दिया था, कि यौगिक सिद्धांत दिया था, कि मोल सिद्धांत दिया था? कौन सा सिद्धांत दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परमाणु सिद्धांत। वैज्ञानिक डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों पर आधारित है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भौतिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, 1+2 दोनों, जैविक संयोजन, किस पे था? ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक संयोजन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक डाल्टन की विवेचना कौन सी थी? वैज्ञानिक डाल्टन की विवेचना परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, योग में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या निश्चित होती है, परमाणु नहीं सृजित होते हैं, न ही विनाश होते हैं, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, सभी द्रव्यों को रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? अणु को, परमाणु को, यौगिक को, तत्व को, किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, परमाणु को क्या कहते हैं? रचनात्मक इकाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में, पैरामीटर में? दोस्तों, ये मापन जरूर आप याद रखिएगा। नैनोमीटर को जैसे लिखा है
नैनोमीटर को एन एम, ये ज़रूर याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी है, नहीं तो आप पछताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए, किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक दिए, साथ में तत्वों के नाम एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। किसने दिया, डाल्टन ने दिया, बर्जीलियस ने दिया, एडिसन ने दिया, लुई पास्चर ने दिया। किसने दिया, बर्जीलियस ने, वैज्ञानिक बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक दिए जो तत्वों के नाम एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति देता है। क्या है, IUPAC, IUCN, IUBS, IUCW। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, IUPAC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिकल, इंटरनेशनल, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन नंबर तीसरा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिकल। ऑप्शन नंबर 4 है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ परमानेंट अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या है, IUPAC को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे हमने कहा फिर आपको बायो की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। आइए इसके विषय में देखते हैं। जीव विज्ञान की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, क्या होता है, जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है, कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका, ठीक है, हो गया। स्थिर होता है, देखते हैं क्या होता है, स्थिर होता है, अस्थिर होता है, एक समान होता है या उपरोक्त सभी। कैसा होता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैसा होता है, स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, स्थिर होता है। श्रम विभाजन किस जीवों में होता है, श्रम विभाजन किस जीव में होता है, बहुकोशिका जीवों में, एक कोशिका जीवों में, हैं द्विकोशिकीय में, या सभी में। किस में होता है, कोशिका जीवों में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है, बहुकोशिका जीवों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं, सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक इकाई, ठीक है। और सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक इकाई, सजीवों की मूलभूत इकाई। ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सही। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सही। सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशिकाओं में कौन सा गुण दिखाई देता है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव, उपरोक्त सभी। कौन सा दिखाई देता है? ये सभी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सभी दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 प्लाज्मा झिल्ली होता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? वर्णात्मक, पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, या सभी होती हैं? तो क्या होता है? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य प्रकार की झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, देखिए हमारा ये प्रत्येक कोशिका को गुण दिखाई देता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती है? देखिए क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, दिमाग लगाइए। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, तो कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती हैं? परासरण, विसरण, विपरीत विसरण, या उपरोक्त सभी? किसी कारण जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 विसरण के कारण आ जा सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किसके द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है? विसरण प्रक्रिया में गैस की गति कैसी होती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, कोई गति नहीं होती, या इनमें से कोई नहीं? क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा ही हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा ही हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परासरण, विसरण, कोशिका, या सभी? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं परासरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल में शक्कर और नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? ऐसे विलयन को अल्परासरण विलयन कहते हैं, कि समपरासरण विलयन कहते हैं, कि अतिपरासरण विलयन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब जल में शक्कर और नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा हो तो ऐसे विलयन को अल्प परासरण विलयन कहा जाता है। नोट करते चलिए। ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
205, 306, 206, 336 कितनी होती है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 206। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी बीपी कितना होता है? 120/60 mmHg, 120/80 mmHg, 140/90 mmHg, 190/60 mmHg। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120/80। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 120/80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 90.1 फ़ारेनहाइट, 99.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? कितना था दोस्तों? मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? कितनी फीट है? तो बताइए दोस्तों, कितना होता है? मानव की पाचन नली लगभग कितनी लंबी होती है? कितने मीटर लंबी होती है? 40 मीटर, 30 मीटर, 28 मीटर, 32 मीटर। कितनी होती है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 30 मीटर होता है। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग संतोष फार्मेसी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो लोग वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।